नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेरी कहानियाँ चैनल पर। तो आज की कहानी है। आज तीसरा दिन था कि वो नौजवान एक रेस्तरां में बैठा लगातार मुझे एकटक देखे जा रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं जयपुर के एक रेस्तरां में हिसाब किताब का काम देखती थी। उस रेस्तरां में जो भी ऑर्डर करता वो मुझे ही बताता और पैसे भी मैं ही लेती थी। उसके बाद उनका ऑर्डर कागज पर लिखकर उन्हें दे देती थी। फिर वे अपनी मनचाही चीज लेकर वहां बैठकर खाते थे। ये नौजवान पिछले 3 दिनों से सिर्फ एक कप चाय ही ऑर्डर करता था और बिल्कुल मेरे सामने वाले मेज पर जाकर बैठ जाता था। चाय पीता रहता और मुझे देखता रहता। जयपुर में वैसे तो 12 महीने मौसम सामान्य रहता है, लेकिन जनवरी का महीना था और ठंड अपने चरम पर थी। ऐसे में बहुत कम ही लोग रेस्तरां में आते थे और ज्यादातर लोग अपने होटल के कमरों में ही रहना पसंद करते थे। लेकिन इस सर्द मौसम में जब वहां पर इक्का दुक्का ही लोग बैठे थे, वो शख्स रोज आ जाता था। जैकेट, टोपी और जूते पहने वो मेरे सामने वाली मेज पर आकर बैठ जाता था। आज सर्दी की तीव्रता ज्यादा थी। अभी भी बाहर ठंडी हवा चल रही थी, इसीलिए वेटर भी रेस्तरां पहुंच नहीं पाए। उस वक्त रेस्तरां में सिर्फ मैं थी। यहाँ पर उस रेस्तरां का मालिक भी था। वो मुझे कह रहा था, कुछ लोगों का ऑर्डर पूरा करके रेस्तरां बंद करके तुम भी जा सकती हो। आखिरी शख्स जाने के लिए तैयार ही था जब वो नौजवान अंदर आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, 1 कप चाय चाहिए। मैंने कहा, आज स्टाफ सर्दी की वजह से पहुंच नहीं पाया, हो सकता है रेस्तरां जल्दी बंद हो जाए। आप चाहें तो कहीं और से चाय पी ले। मेरी इस बात पर उसने बड़ी गुस्सैल नजरों से मुझे देखा। कहने लगा, मुझे यहाँ की चाय पसंद है, इसलिए आप ऐसा करें कि आप ही परोस दे। ये कहकर वो अपनी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मजबूरी में मुझे ही उसके लिए चाय बनानी पड़ी। चाय बनाकर मैंने उसे दी और अपने काउंटर पर जाकर खड़ी हो गई कि कब ये शख्स चाय पिए और मैं रेस्तरां को बंद करके वापस जाऊं। लेकिन वो बड़े आराम से चाय के घूंट भर रहा था और बिना किसी लिहाज के एकटक मुझे ही देखे जा रहा था। जैसे ही चाय खत्म हुई, उसने एक और चाय ऑर्डर कर दी। मैं उसे कह भी चुकी थी कि आगे मौसम और खराब होने की भविष्यवाणी हो चुकी है और मेरा घर यहाँ से काफी दूर है, पर वो तो ऐसे था जैसे कुछ सुन ही न रहा हो। शाम अब गहरी होने लगी थी। मैं बार बार अपने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देख रही थी कि कब ये शख्स जाए और मैं भी वापस जाऊं। लेकिन वो शख्स शायद ढीठ था। जब तक रात का अंधेरा नहीं छा गया, तब तक एक के बाद एक चाय मांगकर पीता रहा। रेस्तरां का मालिक चाबी मुझे थमाकर गया था, इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मुझे वहां रुकना पड़ा। जैसे ही मैं रेस्तरां बंद करके जाने लगी तो मौसम अब और भी ज्यादा खराब हो गया था। मौसम ने अपना मिजाज बिल्कुल बदल दिया था। ठंडी हवा में तीव्रता आ गई थी और मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि इतनी भयंकर ठंड में अपने घर तक कैसे पहुंचूं। ठंडी हवा और मौसम की खराबी की वजह से सड़कें सुनसान थीं। सब लोग या तो अपने घरों में थे या अपने होटलों के कमरों में। मैं तेजी से अपने रिहायशी होटल में जाना चाहती थी, लेकिन ठंड की तीव्रता ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि मैंने डबल जैकेट पहन रखी थी, खुद को पूरी तरह से ढक रखा था, इसके बावजूद मुझे ठंड महसूस हो रही थी। एक तो ठंडी हवा बहुत तेज हो चुकी थी, उस पर हवा भी बहुत तेज थी। खून जमा देने वाली सर्दी में मैं न जाने किस तरह से खुद को गिरने से बचाते हुए चलती जा रही थी। जैसे ही मेरे पांव जरा सा रुकते, मेरे पांव बर्फ में धंसने लगते। बड़ी मुश्किल से मैं अपना संतुलन बनाए रख रही थी कि अचानक से एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। खिड़की नीचे हुई तो वो वही नौजवान था। कहने लगा, आइए, आपको आपके ठिकाने तक पहुंचा देता हूं। मैं उससे कभी भी मदद न लेती, लेकिन जिस तरह का मौसम शुरू हो चुका था, मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। मैं उसे रास्ता समझाने लगी। कहने लगा, मेरी वजह से आप काफी मुश्किल में आ गई। उसने सामने डैशबोर्ड में से सिगरेट निकालकर अपने मुंह में लिया, लाइटर से जलाने लगा। मैंने कहा, ये मेरी ड्यूटी थी। मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, हाँ, ड्यूटी तो बहुत अच्छे से निभानी आती है आपको। पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाती हैं आप। मैं तो 3 दिन से आपकी इस आदत से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। वो शायद मुझसे बिना हिचक के बात करना चाह रहा था। मैं खिड़की से बाहर देखने लगी। कहने लगा, बहुत खूबसूरत हैं आप। मैं जिन बातों से बचना चाह रही थी वो उसी विषय पर आ चुका था। मैं जानती थी कि 3 दिन से वो मुझे किन नजरों से देख रहा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सीधी सड़क थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ठंड की वजह से वो गाड़ी बहुत धीरे चला रहा था और मैं चाहती थी कि ये सफर जल्द से जल्द खत्म हो जाए। कहने लगा, आपने जवाब नहीं दिया मुझे। मैंने घबराकर कहा, किस बात का जवाब? कहने लगा, मैंने आपकी तारीफ की है, आपको धन्यवाद कहना चाहिए था। मैंने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगा, बहुत ही कम ऐसी लड़कियां हैं जिनके सौंदर्य से मैं प्रभावित हुआ हूं, उनमें से पहला नंबर आपका है। मैं तो बस यूं ही उस रेस्तरां में आया था, लेकिन आपको देखा तो देखता रह गया। 3 दिन से बस आपके लिए ही तो आ रहा हूं। मुझे तो लगा था कि मेरी नजरों की बेचैनी से आप मेरे इरादे को समझ चुकी होंगी। औरतें अपने ऊपर उठने वाली हर नजर को बहुत अच्छे तरीके से पहचान जाती हैं, है ना? ये कहते हुए उसने अपने सिगरेट का धुआं मेरी तरफ छोड़ा था। मुझे उसकी ये हरकत बहुत बुरी लगी। मैंने कहा, प्लीज, आप कुछ तेज गाड़ी नहीं चला सकते? मुझे जल्द घर पहुंचना है। मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा,
शायद आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही। मौसम खराब है, इस वजह से मैं गाड़ी तेज नहीं चला सकता, और अगर मौसम ठीक भी होता तब भी मेरी तो ख्वाहिश थी कि ये सफ़र लंबा से लंबा होता चला जाए। उस शख्स का लहजा बड़ा ही मदहोश करने वाला होने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। मैंने सोचा कि मुझे गाड़ी से उतर जाना चाहिए, वैसे भी मेरा घर अब ज्यादा दूर नहीं था। मैंने कहा, ऐसा करे आप मुझे यहीं उतार दे, मैं खुद चली जाऊंगी। कहने लगा, क्या हुआ आपको? मेरी कंपनी अच्छी नहीं लग रही? लड़कियां तो मरती हैं मेरे साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए, और एक आप हैं। मैंने कहा, आप प्लीज गाड़ी रोके, मैं खुद चली जाऊंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके बाद जो बात उसने मुझसे कही, मेरे होश उड़कर रह गए। कहने लगा, आप शादीशुदा हैं मिस सीमा? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं जितना भी हैरान होती उतना कम था। मैंने कहा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? कहने लगा, बस नाम, मुझे तो ये भी मालूम है कि आप रहती कहाँ हैं, ये भी पता है कि आप उस रेस्तरां में नौकरी कब से कर रही हैं। फिर कहने लगा, जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, उनके बारे में सब कुछ पहले ही पता कर लिया जाता है, और मैं तो आपसे शादी तक का सोच चुका हूँ। आपको ये लगता है कि मैं इतना अनजान रहूंगा आपसे? बड़ी गंभीरता से वो मुझसे कह रहा था। गाड़ी उसने मेरे होटल के सामने खड़ी की, जहां की व्यवस्था मुझे उसी रेस्तरां के मालिक ने दी थी। वो एक छोटा सा साधारण सा होटल था। जैसे ही गाड़ी से उतरी, कहने लगा, मेरी बात का जवाब तो दे दे। मैंने कहा, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। ये कहकर मैं गाड़ी से उतर गई, गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। अगले रोज वो रेस्तरां में नहीं आया। मैंने शुक्रिया अदा किया, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पर आई, वो मेरे होटल के कमरे के बाहर खड़ा था। उसे देखकर मेरे माथे पर नाराजगी के बल पड़ गए थे। मैंने कमरे का दरवाजा खोला। कहने लगा, अंदर आने की दावत नहीं देंगी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैंने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। मेरा कमरा काफी बड़ा था, बिस्तर के साथ एक छोटा सा सोफा भी था। वो बड़े आराम से जाकर सोफे पर बैठ गया। मैं उसके बिल्कुल सामने जाकर बैठ गई। जी फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? कहने लगा, आपके यहाँ मेहमान को पानी वगैरह भी नहीं पूछा जाता? मैंने कहा, देखिए मिस्टर, मेरी बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि उसने तुरंत अपना नाम बताया। कहने लगा, अभिनव, मेरा नाम अभिनव है। मैंने कहा, मुझे कोई रुचि नहीं है, और मैं आपसे साफ कह देना चाहती हूँ कि बेहतर होगा आप मेरा पीछा करना छोड़ दें। कहने लगा, कैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगा दी? मैंने कहा, किसी से जबरदस्ती नहीं की जाती। कहने लगा, लेकिन मोहब्बत हो जाए तो सामने वाले को उसकी मोहब्बत को कुछ तो अहमियत देनी चाहिए। अगर आपको मेरे बारे में कोई शक है तो मैं आपको अपने बारे में हर बात बताने को तैयार हूँ, चाहे तो जैसी मर्जी तसल्ली कर ले। मैं वैसे भी एक अकेली किस्म की लड़की थी। पिताजी जीवित न थे, और वो शख्स तब से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। कई बार इनकार करने के बावजूद वो फिर मेरे होटल के कमरे के सामने खड़ा रहता। बस एक ही जिद थी उसकी कि मुझसे शादी करना चाहता है, उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है। जो कुछ उसने मुझे अपने बारे में बताया था, मैं उस बारे में भी पूछताछ कर चुकी थी। वो शख्स कहीं से भी धोखेबाज नहीं लग रहा था। पूरे 1 माह बाद मैंने उससे शादी के लिए हाँ कर दी। वो बेहद खुश था, इतना खुश कि जिसकी कोई सीमा न थी। कहने लगा, सीमा, तुमने मुझे जिंदगी दे दी। मैं भी खुश थी। जितनी बार वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था, बार बार मेरे रास्ते पर वो मुझे मिलता था। मेरे दिल में भी उसके लिए कहीं न कहीं कोई जगह तो बन ही चुकी थी। मैंने उससे पूछा कि उसकी फैमिली कहाँ है। कहने लगा, सब विदेश में रहते हैं, लेकिन मुझे हिंदुस्तान पसंद है। मैंने कहा, हमारी शादी पर कोई आएगा या नहीं? कहने लगा, नहीं, हम सादगी से शादी करेंगे, और मैं बहुत जल्द तुम्हें विदेश ले जाऊंगा। सबने अभिनव से शादी कर ली, लेकिन अजीब बात यह थी कि शादी के बाद उसने मुझे छुआ नहीं था। वो मुझे अपने घर ले गया, जो कि दिल्ली में था। वहीं वो अपना व्यापार भी कर रहा था। छोटा सा बंगला था जो बेहद खूबसूरत था। मुझे तो अपनी किस्मत पर ही यकीन नहीं आ रहा था। हैरानी उस वक्त हुए जब वो मुझे कमरे में ले जाकर कहने लगा कि तुम आराम करो। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। पहले तो मुझे लगा उसे मेरे आराम का ख्याल है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगली रात भी वो मेरे कमरे में नहीं आया। दिन में वो मुझसे यूं बातें करता जैसे सब कुछ सामान्य है, लेकिन रात को वो मेरे करीब नहीं आता था। और मैं हैरान थी, क्योंकि जिस तरह वो अपनी बेचैनियों का जिक्र करता था, मैं तो समझी थी कि शादी होते ही अपनी मोहब्बत मुझ पर न्योछावर कर देगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। 8 दिन गुजर गए, लेकिन उसकी दिनचर्या में जरा भी फर्क नहीं आया। एक रात मैं तंग आकर अपने कमरे से बाहर निकली और उसके कमरे में चली गई। वो सिगरेट पी रहा था। मैंने उसके हाथ से सिगरेट पकड़ी और राखदानी में बुझा दी। मैं उसके पास बैठ गई। कहने लगा, क्या बात है, तुम सोई नहीं अभी तक? मैंने कहा, आपने मुझसे शादी क्यों की थी? मेरी बात सुनकर कुछ देर वो मुझे बड़ी गंभीरता से देखता रहा। कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हारी कोई जरूरत पूरी नहीं करता मैं? किसी चीज की कमी है? मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, कमी तो किसी चीज की नहीं है,
लेकिन जैसी मोहब्बत के आप दावेदार थे, मैंने आपको शादी के बाद ऐसा इजहार करते हुए नहीं देखा। ये बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, कैसा इजहार चाहिए आपको? कि आपके आगे पीछे घूमते हुए हिंदी गाने गाया करूं या फिर आपके साथ बेहुदा कपल डांस किया करूं? क्या करूं बताइए? उसकी बातों से मैं असमंजस में पड़ गई थी। अपने मुंह से कैसे कहती कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम पर कुछ हक रखती हूं। फिर मैंने सोचा कि शायद खुद ही धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन 2 माह गुजर चुके थे। बाहर से वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहता था, लेकिन मेरे करीब नहीं आता था। मैं अब उससे मोहब्बत करने लगी थी, उसकी निकटता की इच्छुक थी। 2 माह का समय बहुत होता है। एक रात में बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई। मैंने काले रंग की साड़ी पहनी, मेकअप भी पूरा किया, अपने बालों को खुला छोड़ दिया। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, मैं फौरन से लाउंज में आकर बैठ गई। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मुझे एक नज़र देखते ही अपनी नज़रें पलटना भूल गया। मुझे लगा कि शायद ये मेरी थोड़ी सी जीत है। काफी देर मुझे देखता रहा, लेकिन फौरन ही सतर्क हो गया। फिर जल्दी से अपनी नज़रें भी बदल लीं। मुझे उसका ये रवैया भी बहुत अच्छा लग रहा था। खाना खाने के फौरन बाद वो अपने कमरे में जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, क्या बात है, आपकी मोहब्बत खत्म हो गई है? कहने लगा, नहीं तो, मैं तो अब भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं रोज कहता तो हूँ तुमसे। मैंने कहा, कहते हैं लेकिन एहसास नहीं दिलाते। मियाँ बीवी के रिश्ते के कुछ तकाजे होते हैं और आप अनजान तो नहीं हैं इन बातों से। मेरी बात सुनकर अचानक वो गुस्से में आ गया। कहने लगा, तुम्हें हक चाहिए? हक चाहिए तुम्हें? तो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दूं। उसने एकदम बड़े गुस्से से मेरा बाजू पकड़ा और मुझे बाहर ले गया। मैं हैरान थी कि मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। वो मुझे अपने बंगले के पीछे की तरफ ले गया, जहाँ मैं आज तक कभी नहीं गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वहाँ पीछे क्या चीज़ है और क्या नहीं, लेकिन वहाँ एक कब्र देखकर तो मानो मेरी जान ही निकल गई थी। उसने उस कब्र पर लाकर मुझे जोर से फेंका। कहने लगा, इसकी खातिर शादी की थी मैंने तुमसे, समझी? जिसे तुमने बर्बाद करके रख दिया, यहाँ तक कि मौत के घाट उतार दिया। ये सुनकर मेरा तो सांस सूखने लगा। कौन था वो शख्स? मैंने कहा, मैं समझी नहीं। कहने लगा, सामने कब्र पर लिखी हुई पट्टी पढ़ो। जैसे ही मैंने उस कब्र पर लिखी हुई पट्टी को पढ़ा तो मैं अपना सांस लेना भूल गई। उस पर अनुराग लिखा था और मैं उस नाम से अच्छी तरह से वाकिफ थी। बल्कि उस नाम ने और उस लड़के ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी थी। मैं दुनिया से छुपती फिर रही थी। जयपुर में रहने का भी मेरा मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि मैं छुप जाना चाहती थी अपने अतीत से, लोगों से। लेकिन आज न जाने क्यों मेरा अतीत आज फिर मेरे सामने आकर खड़ा हो चुका था, वो भी अभिनव की सूरत में। उसने मुझे बाजू से पकड़ा। कहने लगा, याद आया तुम्हें कुछ? मैं तो ऐसे थी कि कुछ भी नहीं कह सकती थी। मुझ पर तो मानो सन्नाटा छा गया था। कहने लगा, तुमने मेरे छोटे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी थी और अब तुम हमेशा उसी के नाम पर बैठी रहोगी। कभी भी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना तुम्हें अपनाऊंगा, तो मेरी मोहब्बत से हमेशा वंचित ही रहोगी। वो मुझे उसी कब्र पर छोड़कर वापस जा चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अनुराग मेरे पास ट्यूशन पढ़ता था। मैं उस वक्त घर जाकर ट्यूशन पढ़ाती थी। दिल्ली में रहती थी। मैं दिल्ली की ही थी। वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था, 10वीं कक्षा का छात्र था। जब अखबार में विज्ञापन पढ़कर मैं उसके पास गई, उसकी माताजी से मेरी बातचीत तय हुई। काफी अच्छी फीस वो मुझे देने को तैयार थी। मैं उस लड़के से 7-8 साल बड़ी थी। मैं उसे अपना छोटा भाई समझती रही। अक्सर वो मेरे पास बैठ जाता, मुझसे कहता, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं ये समझती कि वो मुझे बड़ी बहन की हैसियत से इज्जत देता है। कभी कहता कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। उसकी इस तरह की बातों पर मैं उसे धन्यवाद बोल देती थी। धीरे धीरे उसकी हरकतें बड़ी अजीब होने लगी। जिस कमरे में मैं उसे पढ़ाती थी, एक बार उसने वो कमरा बंद कर दिया। मैंने कहा, तुमने कमरा बंद क्यों किया है? कहने लगा, ऐसे ही, बाहर की आवाज़ों से मैं बहुत परेशान होता हूँ, मुझे ठीक से समझ नहीं आती। मैंने कहा, ठीक है। मैं उसे पढ़ा रही थी कि जब पढ़ते पढ़ते उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे अपना हाथ फौरन से छुड़वाया। मैंने कहा, मेरा हाथ मत पकड़ो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे छुए। कहने लगा, क्यों? मैंने कहा, बस मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम जरा फासला रखा करो। एक बार कहने लगा, आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं। मैं ये बात भी हंसकर बदल देती। मैंने कहा, ये तो अच्छी बात है। कहने लगा, आपको मैं कैसा लगता हूँ? मैंने कहा, तुम भी बहुत अच्छे हो, बस अच्छा पढ़ोगे तो और भी अच्छे बच्चे बन जाओगे। कहने लगा, अगर मैं फर्स्ट आया तो मुझे क्या उपहार देंगी? मैंने कहा, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। कहने लगा, जो मांगूंगा वो देंगी, वादा करें मेरे साथ। मैंने उससे हाथ मिला लिया, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो मुझसे मेरी जिंदगी मांग लेगा। उसने जी तोड़कर मेहनत की, एक ग्रेड लेकर बड़ी खुशी खुशी मेरे पास आया। उसकी माताजी भी बड़ी खुश थीं। कहने लगी, तुमने तो मेरे बेकार बेटे को बहुत अच्छा बना दिया। फिर उन्होंने मुझे मिठाई भी खिलाई। जैसे ही वो अपने बंगले से बाहर गई, अनुराग कहने लगा, मेरे कमरे में आइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे अपने कमरे में ले गया, दरवाजा बंद कर दिया। फिर कहने लगा, आपको याद है, आपने कहा था कि अगर मैं अच्छा नतीजा लाकर दिखा दूं तो आप मुझे मेरी पसंद की चीज देंगी? मैंने कहा, हाँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कहने लगा,
मुझे आप चाहिए। ये कहकर उसने अपनी अलमारी खोली, उसमें से एक बेहूदी सी नाइटी मुझे दी। मैं तो देखकर ही हैरान रह गई। कहने लगा, मेरी फरमाइश है, मैं आपको इस पोशाक में देखना चाहता हूँ। उसका ये कहना था कि मैंने गुस्से से उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा, तुम होश में हो? तुम क्या कह रहे हो? कहने लगा, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करते हुए? कहने लगा, नहीं, शर्म की कौन सी बात है। वो कहने लगा, आप अच्छी लगती हैं मुझे, इसलिए कह दिया, आपसे मोहब्बत है मुझे। वो और भी कुछ कहता रहा, लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन उसके बाद जो कुछ उसने कहा मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं उसे वहीं छोड़कर वापस चली गई। सोच चुकी थी कि दोबारा कभी भी उसके घर नहीं जाऊंगी, ना ही उसे पढ़ाऊंगी। एक लड़का ऐसी बात भी मुझसे कह सकता है। मैं जब से अपने घर आई थी, अपना सिर पकड़े बैठी थी। जिस फ्लैट में मैं रहती थी, वहां पर और भी 3 लड़कियां मेरे साथ रहती थीं, जो कि दिल्ली में नौकरी करती थीं, लेकिन उनकी रिहाइश दूसरे गांव में थी। हम सबने मिलकर एक फ्लैट लिया था। उसका किराया भी हम मिलकर ही देती थीं। वो 2 कमरे का फ्लैट था, जहां हम 3 लड़कियां रहती थीं। मैं सिर पकड़े बैठी हुई थी जब मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी कि सीमा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा, बस सिर में दर्द है। कहने लगी, चलो तुम्हें कड़क सी चाय पिलाती हूँ, सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। वो चाय बनाने के लिए चली गई। मैं उसे क्या बताती कि एक अजीबोगरीब सी बात थी। इतनी कम उम्र में अनुराग ने ये कैसे सोच लिया कि वो मुझसे मोहब्बत कर सकता है। एक शिक्षक और एक छात्र का रिश्ता तो पिता के जैसा होता है। मैं तो उसकी सोच पर हैरान थी, लेकिन ये तो शायद शुरुआत थी। उस लड़के ने तो मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। शाम को गहरे गहरे बादल होने लगे। देखते ही देखते काले बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में ले लिया। बारिश हुई तो मेरी दोनों दोस्त खुश होने लगी। कहने लगी, आओ ना सीमा, देखो कितनी खूबसूरत बारिश हो रही है। मैं भी शायद नज़ारों का लुत्फ उठाती, लेकिन जो बातें अनुराग ने मुझसे कही थीं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहरहाल मेरी दोस्त ने चाय के साथ पकौड़े भी बनाए। वो हंस रही थी, बातें कर रही थी, लेकिन मैं चुपचाप गुमसुम सी बैठी हुई थी। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि जिसे मैं छोटा भाई समझती थी, उसने मेरे बारे में इस तरह की बात सोची कैसे और किस हद तक सोच ली। हालांकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने उसके साथ ऐसा कोई भी रवैया नहीं रखा था जिससे वो किसी गलतफहमी का शिकार होता। रात काफी हो चुकी थी जब अचानक से मुझे मेन रोड पर से सीमा सीमा कहकर पुकारने की आवाजें आईं। ये कौन था जो रात के 1 बजे मुझे पुकार रहा था, वो भी इतनी तेज बारिश में? जहां मैं रहती थी वहां हर तरफ फ्लैट ही बने रहते थे। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मानो मेरी जान ही निकल गई। वह अनुराग था, अपनी गाड़ी से बाहर खड़ा, बारिश में भीग रहा था। मेरे साथ साथ न जाने कितने घरों की खिड़कियां खुली थीं। मेरी दोनों दोस्त भी मेरे पास आकर नीचे झांकने लगी। कहने लगी, कौन पुकार रहा है तुम्हें? मैं क्या जवाब देती? वो मुझे देखते ही हाथ हिलाने लगा। फिर उसने बुलंद आवाज में कहना शुरू किया, सीमा, आई लव यू। आई लव यू सीमा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो इतनी बुलंद आवाज में मेरी इज्जत की धज्जियां बिखेर रहा था। अपनी मोहब्बत का इजहार उसने जिस तरह से किया था, मैं तो अपने मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। मेरी दोनों सहेलियां मेरा मुंह देख रही थीं। मैंने फौरन से घर की खिड़की बंद कर दी। मेरी दोस्त कहने लगी, ये कौन है? मैंने कहा, मेरा स्टूडेंट है, पागल हो गया है। कहने लगी, सीमा, ये तो बहुत बुरी बात है, इसे यूं नहीं कहना चाहिए। भला कोई ऐसी बात इस तरह से करता है? ये मोहब्बत के इजहार का कौन सा तरीका है? कोई फिल्मी दुनिया थोड़ी है। लोग तो हमारे बारे में न जाने क्या क्या सोचना शुरू कर देंगे कि पता नहीं किस किस्म की लड़कियां हैं जो हमारे यहाँ के लड़के यूं आकर खड़े हो जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। वो दोनों भी ये सुनकर परेशान हो गई थीं। वो बार बार कह रहा था कि सीमा नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो सारे लिहाज भूल गया था, मिस सीमा कह रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मेरी एक दोस्त कहने लगी कि जाओ सीमा, नीचे जाओ, नीचे जाकर उस बेवकूफ को समझाओ। ये क्या कर रहा है? वो हमें बदनाम कर रहा है। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगी नीचे। नीचे गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही वो सीमा हूं जिसको ये बेवकूफ बुलाया जा रहा है। मैंने उसे फोन किया था, उसने फोन उठाया। मैंने कहा, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रहे हो तुम? कहने लगा, आप नीचे नहीं आई तो शोर मचाकर सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगा, नीचे आइए। मजबूरी में ही सही, लेकिन मुझे नीचे जाना पड़ा। नीचे तेज बारिश हो रही थी और अब मेरे साथ साथ मेरी दोस्त भी परेशान होने लगी थी। अपनी नहीं तो अपनी दोस्तों की खातिर नीचे जाकर मैं उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म है? क्यों चिल्ला चिल्लाकर मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो? कहने लगा, आपको शराफत की जुबान समझ नहीं आती ना? आप समझ ही नहीं रही हैं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। आपको ये सब कुछ कितना मामूली लग रहा है कि आप इनकार करके वापस चली आईं। मैं आपको कैसे बताऊं? आपको समझ नहीं आ रही है कि आप मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। जब आप मुझे पढ़ाया करती थीं, मैं आपके सौंदर्य में खोया रहता था। आपके चेहरे का एक एक अंग मुझे इस तरह याद हो चुका है। आपके गाल पर काले रंग का तिल आपकी खूबसूरती को और भी बढ़ाता है। मैंने कहा, चुप, खबरदार, जो तुमने और कोई बकवास की तो
चलो जाओ यहाँ से, और खबरदार जो इस तरह की बात की तो। वो चिल्लाने लगा, कहने लगा, क्या करेंगी आप? थप्पड़ मारे मेरे मुंह पर। आपको क्या लगता है कि आपका थप्पड़ मुझे रोक सकता है? कहने लगा, जब तक आप मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं करेंगी मैं यहीं बारिश में खड़ा रहूंगा, भीगता रहूंगा। मैंने कहा, तुम्हारे इस तरह की हरकतें सिवाय मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत बढ़ाने के और कुछ नहीं कर सकती। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। अपनी उम्र देखो, तुम्हारी उम्र है इस तरह के काम करने वाली। तुमसे कितनी बड़ी हूं मैं। वो कहने लगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तो आपको क्या समस्या है? मोहब्बत उम्र देखकर थोड़ी होती है। मैंने कहा, ठीक है, खड़े रहो बारिश में। मेरे साथ तुमने जो करना था तुम कर चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, तुम्हारी इस तरह की बेवकूफियों पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। ये कहकर मैं वापस आ गई थी। उसके बाद खामोशी छा गई। मैं सोच चुकी थी कि सुबह जाकर उसकी। कहने लगी, क्या तुम्हें पता है इसके साथ समस्या क्या है? मैंने कहा, मैं खुद आपसे मिलना चाहती थी। इस लड़के ने तो मेरी जिंदगी मुश्किल करके रख दी है। मैंने उसकी माताजी को सारी बात बता दी। सुनकर वो तो मुझे देखे ही जा रही थी। मैंने कहा, भगवान के लिए इसे समझाएं, मुझे बदनाम ना करे। उसकी माताजी कहने लगी कि मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही, इसने ऐसा सब कुछ क्यों किया? फिर कहने लगी कि फिलहाल तो वो भयंकर बुखार में सिर्फ तुम्हें पुकारे जा रहा है, तुम ही उसे समझाने की कोशिश करो, शायद तुम्हारी बात समझ जाए। मैंने इस बात में सिर हिलाया और अनुराग के कमरे में चली गई। वह बेसुध अपने बिस्तर पर लेटा था। मैं उसके कमरे में गई तो कहने लगा, प्लीज मान जाओ सीमा, मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो नींद की झुंझुनी में भी यही कहे जा रहा था। मैं उसके पास आ गई। चेहरा बिल्कुल ही मुरझाया सा गया था। उस वक्त तो मुझे उसे देखकर दया आने लगी। उसके कमरे में मौजूद कुर्सी लेकर मैं उसके बिस्तर के पास बैठ गई। फिर मैंने उसे जरा सा पुकारा। मैंने कहा, अनुराग। मेरी आवाज सुनकर बड़ी मुश्किल से उसने आंखें खोली और आंखें खोलकर फिर आंखें बंद करना भूल गया। कहने लगा, तुम आ गई, मुझे पता था तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन हो जाएगा। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। मेरे दिल की धड़कनें सिर्फ एक तुम्हारा नाम ले रही हैं। मैंने फौरन से अपना हाथ खींच लिया। उसके हाथ उस वक्त बुखार की वजह से तप रहे थे। मैंने बड़े प्यार से अपनी बात शुरू की। मैंने कहा, मैं नहीं जानती कि मुझसे कहाँ गलती हुई है। मैंने कहाँ गलती की? मैंने कब तुमसे ये कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? और अगर कहा भी है तो मेरे जज्बे तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग हैं। मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे छोटे भाई जैसा एहसास होता है। मैं शायद उसे और भी कुछ समझाती, लेकिन उसने फौरन से मुझे टोक दिया। कहने लगा, भाई मत कहो, भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा। मैंने कहा, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हारे लिए ऐसे जज्बात कभी भी नहीं रख सकती। उसने गहरी सांस ली, अपने दोनों हाथ बिस्तर पर रखकर बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा, बिस्तर के सहारे टिका। कहने लगा, आपको यही तो यकीन दिलाना चाहता हूँ। आप हाँ कह दो, मैं अभी अम्मा को बुलाकर कह देता हूँ कि मेरी सीमा से शादी करवा दे। जितनी मोहब्बत मैं आपसे करता हूँ कोई और नहीं करेगा। उसकी ये बात सुनकर मैंने गुस्से से उसे देखा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी रिश्ता कायम नहीं कर सकती। भगवान के लिए बंद करो ये नाटक। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? क्या मेरे कोई जज्बात नहीं है, या मैं इंसान नहीं हूँ? तुम्हारे लिए ऐसी भावनाएं मेरे दिल में नहीं है। उसने आगे हाथ तक जोड़ दिए। कहने लगा, मर जाऊंगा मैं अगर तुम मुझे न मिली तो। मैंने कहा, ठीक है मर जाओ फिर। अच्छा है अनुराग कि तुम मर जाओ, कम से कम मेरी तो जान तुमसे छूट जाएगी। ये कहकर मैं उसके कमरे से बाहर निकल आई। उसकी माताजी कहने लगी, तुमने उसे समझाया है? मैंने कहा, जी हाँ, जितना मैं समझा सकती थी मैंने समझा दिया है। ये कहकर मैं उसके बंगले से बाहर निकलकर अपने घर पर आ गई। मैं सोच चुकी थी कि मुझे यहाँ दिल्ली में रहना ही नहीं है। मैं जब तक यहाँ रहूंगी ये लड़का मेरे लिए कोई न कोई मुसीबत खड़ी करके रखेगा। इसीलिए मैं जयपुर चली गई। मैं वहाँ रहने लगी। मुझे एक रेस्तरां में खजांची की नौकरी मिल गई। मैंने दोबारा पलटकर दिल्ली जाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अनुराग ने सचमुच अपनी जान दे दी थी। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि अभिनव उसी का बड़ा भाई है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा तो कोई कसूर नहीं था, मैं तो कहीं पर भी गलत नहीं थी। पहले छोटे भाई ने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अब बड़ा भाई मुझे उस अपराध की सजा दे रहा था जो मैंने किया ही नहीं था। मैं सोचने लगी कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। मैं क्यों उस शख्स के गुस्से का निशाना बनूं? मुझे अनुराग पर भी अफसोस होने लगा कि उसने जज्बात में आकर इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया, और अगर वो आज मेरे नजरिए से सोचता तो शायद ऐसी हरकत न करता। मुझे उसके मर जाने पर बहुत अफसोस है, लेकिन मैं कहीं भी कसूरवार नहीं थी। रात काफी बीत चुकी थी। मैं उसकी कब्र से उठकर बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ी। चौकीदार अपने कमरे में जाकर सो चुका था। मेरे लिए इससे ज्यादा अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता था। मैं फौरन से मेन गेट की तरफ आई, उसका साइड का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। बाहर सड़कें सुनसान थी, हर तरफ अंधेरा था। मैं तेज कदमों से चलने लगी। जहां वो बंगला बना हुआ था वहां से मेन रोड काफी दूर था, लेकिन मुझे अभी चलते हुए कुछ ही देर हुई थी कि किसी के भागते हुए कदमों की आवाज पर मेरा दिल जोरों से धड़का था। मैंने पीछे पलट कर देखा तो अभिनव मेरे पीछे आ रहा था। कहने लगा, सीमा यहीं रुक जाओ। लेकिन मैं भागने लगी। मेरी रफ्तार अभिनव की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाई। कुछ ही देर में वो मुझ तक पहुंच चुका था।
मेरा बाजू पूरी जोर से पकड़ा, कहने लगा, कहाँ भाग रही हो तुम क्या समझती हो, जान छूट जाएगी तुम्हारी। नहीं सीमा, मेरे भाई की जान ली है तुमने। जब तक मैं तुम्हें सिसकते हुए मरते न देख लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। मैंने कहा, अभिनव, मेरा हाथ छोड़ो, मैंने अनुराग की जान नहीं ली है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वो गुस्से में था, मुझे घसीटते हुए अपने घर ले गया। जब मैं घर में आई तो चौकीदार, कर्मचारी सब बाहर ही खड़े थे। उन सबके सामने वो चिल्लाकर कहने लगा कि अगर ये लड़की दोबारा यहाँ से भागी तो तुम सब लोगों को छोड़ूंगा नहीं, गोलियों से भून के रख दूंगा। ये कहने के बाद वो मुझे जबरदस्ती अंदर ले गया, मुझे मेरे कमरे में धकेला, कमरे का दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई। मैं फौरन से खड़ी हो गई। मैंने कहा, अभिनव, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अनुराग की जान नहीं ली है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वो कहने लगा, कैसी गलतफहमी? कौन सी गलतफहमी? कसूर क्या था उसका? मैंने भी तो तुमसे मोहब्बत का नाटक किया था ना, तुमसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी। मेरा प्रस्ताव क्यों तुमने 1 महीने के अंदर अंदर मंजूर कर लिया? मुझसे शादी करते हुए तुम्हें कोई भी झिझक नहीं हुई? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बढ़ते हुए जज्बात सिर्फ मैं ही पूरे कर सकता हूँ? मेरा भाई इस काबिल नहीं था क्या? मैं नहीं जानती थी कि वो इस कदर छिछली सोच का मालिक होगा। मैंने कहा कि तुम्हारे भाई की मौत की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम अनुराग के भाई हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी न करती। मेरा कोई कसूर नहीं है, इसलिए मुझे जाने दो। ये कहकर मैं कमरे से बाहर जाने लगी। उसने मेरा बाजू पकड़ा, कहने लगा, तुम्हारा कसूर नहीं है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कसूर बताता हूँ। उसने कमरे का दरवाजा खोला, मुझे बाहर लेकर आया। ड्राइवर से कहने लगा, ड्राइवर, गाड़ी बाहर निकालो। जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी बाहर निकाली, वो मुझे पिछली सीट पर लेकर बैठ गया। कहने लगा, दिल्ली वाले बंगले में चलो। 6 घंटे के सफर के बाद वो मुझे उस बंगले में ले गया जहां मैं अनुराग को पढ़ाया करती थी, लेकिन वो बंगला बिल्कुल वीरान था। वहां सिर्फ एक चौकीदार के अलावा कोई भी न था। बाहर का लॉन बिल्कुल उजड़ा हुआ था, घास और पत्ते सब सूख चुके थे। लगता था कि सालों से कोई यहाँ पर नहीं रहता। उस वक्त अभिनव की आंखें लाल हो रही थीं। वो मुझे लाउंज में लाया जो जालों और मिट्टी से भरा हुआ था। उसकी माताजी किधर गईं? फिर वो मुझे अनुराग के कमरे में ले गया। उस कमरे की हालत भी ऐसी ही थी, लेकिन बिस्तर की चादर पर खून लगा हुआ था। पूरे कमरे में मेरी तस्वीरों के स्केच बिखरे पड़े थे। हजारों की तादाद में उसने मेरी तस्वीरें बनाकर रखी हुई थी, जो उस वक्त कमरे में जगह जगह बिखरी हुई थी। दीवारों पर खून से सीमा लिखा हुआ था, आई लव यू सीमा। ये देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। उस आखिरी मुलाकात का एक एक शब्द मेरी कानों में गूंजने लगा, जब वो मुझे कह रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ सीमा, मैं मर जाऊंगा। अभिनव कहने लगा, ये देख रही हो तुम, मेरे भाई ने तुम्हें दीवानों की तरह चाहा था, तुमसे प्रेम किया था। ऐसी कोई तो वजह होगी ना सीमा, कुछ न कुछ सपने तो तुमने दिखाए होंगे। मैं ना में सिर हिलाने लगी, मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मुझे इस बात का अफसोस था कि अनुराग अपने जज्बात में आकर बहुत गलत कदम उठा चुका था। वो कहने लगा, तुमने उसके जज्बात को हवा दी, न जाने उसके साथ ऐसी किस तरह की बातें की कि वो तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गया, और जब उसने तुमसे इजहार मोहब्बत किया तो तुमने इनकार कर दिया। तब तुम्हें अपने और उसके रिश्ते का ख्याल आने लगा। तुम्हें ये लगा कि शायद वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपूर्ण है, या उसे वक्त लगेगा, या फिर तुम्हें अपनी पवित्रता याद आ गई, अपनी बदनामी याद आ गई। तुमने अपना सौंदर्य दिखाकर उसे अपना दीवाना किया। इतना ही तुम्हें पवित्रता का ख्याल था तो पर्दा करती ना, अपने इस सौंदर्य को पर्दे में छुपाकर रखती। तुम्हारे इस सौंदर्य ने मेरे छोटे भाई पर न जाने कैसा जादू कर दिया कि उसे तुम्हारे अलावा कोई नजर ही नहीं आता था। ये दीवारें, ये स्केच, ये चीख चीख कर तुम्हें बता रहे हैं कि वो तुम्हें कितना चाहता था। फिर एक दिन, ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। वो कहने लगा, तुम्हारी खातिर मेरे भाई ने अपनी जान ले ली। उसने मुझसे कहा था कि सीमा को शायद ये लगा कि मैं उम्र में छोटा हूँ, मैं उसे वो मोहब्बत नहीं दे सकता जो शादी के बाद एक औरत अपने पति से चाहती है, इसीलिए वो चली गई, वरना मेरे पास न दौलत की कमी थी न और किसी चीज की। आखिरी सांसें लेते हुए भी मेरे भाई की जुबान पर तुम्हारा नाम था। मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा कर कर वो एक एक शब्द गुस्से भरे लहजे से कह रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि मुझे जान से मार डाले। कहने लगा, यही वजह थी ना, अनुराग से इनकार की और मेरे प्रस्ताव पर स्वीकार की, क्योंकि तुम्हें एक भरपूर पुरुष चाहिए था। तभी 2 महीने भी तुमसे रहा नहीं गया, तुमने मुझे अपना रिश्ता जताना शुरू कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें कभी भी पत्नी का हक नहीं दूंगा। तुम आज के बाद इसी कमरे में रहोगी। इस कमरे से बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए आज के बाद बिल्कुल खत्म है। यही घुट घुट कर जियोगी जैसे मेरा भाई जीता था। मैंने कहा, अभिनव, मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन उसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, मुझे उस कमरे में बंद करके चला गया। मैं बहुत देर तक दरवाज़ा पीटती रही, कहती रही कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। मैं दरवाजे के पास ही बैठकर रोए जा रही थी। उसकी दीवारों पर हर जगह खून से सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ था। वो देखकर मुझे डर लगने लगा था। मैंने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। जैसे जैसे रात होने लगी, मुझे उस कमरे से डर आने लगा। ऐसे लग रहा था वो अभी बाथरूम से बाहर आ जाएगा, कहेगा, फिर देखा सीमा, मैंने कहा था ना,
मैं तुम्हें इस कमरे में लेकर आऊंगा। अब तुम आ गई ना इस कमरे में मेरी बनकर। मैं हर वक्त रोती रहती थी। कमरे का दरवाज़ा सिर्फ उस वक्त खुलता था जब मेरे लिए खाना आता था। एक औरत सिर्फ खाने की थाली अंदर रखकर चली जाती। मैं बहुत कहती कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो कोई जवाब भी नहीं देती थी। एक बार मैंने उस लड़की से कहा कि अभिनव से कहो मुझसे बात करे, एक बार मेरी बात सुन ले, फिर मुझे सजा दे। लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैंने वो खून से भरी चादर उतारकर कोने में फेंक दी। मैंने कहा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया अनुराग, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तुमने मुझे बर्बाद करके रख दिया। जीते जी मार दिया और मरने के बाद तुमने मुझसे जीने का हक छीन लिया। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? वो तुम्हारी खुदगर्ज मोहब्बत थी जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं चिल्लाए जा रही थी। चिल्ला चिल्लाकर मेरा गला बैठ चुका था। मैं रोए जा रही थी। रो रोकर थक गई थी, इसलिए जमीन पर ही लेटकर सो गई। अचानक से मेरे कानों में अनुराग की आवाज़ गूंजने लगी। कहने लगा, सीमा मेरी जान, ये क्या हाल बना लिया तुमने? मुझे तुमसे, तुम्हारे चेहरे से मोहब्बत है। तुम्हारे गाल पर पड़ने वाला तिल मुझे बहुत अच्छा लगता है। रो रोकर तुमने क्यों अपनी आंखों का सत्यानाश कर लिया? मुंह धोकर आओ, मेरे लिए तैयार हो जाओ। उसकी आवाज़ ने मेरे दिल को जैसे दबा सा लिया। मैंने फौरन से आंखें खोलीं तो वो मेरे पास ही बैठा था। मैं जितना भी हैरान होती वो उतना कम था। क्या वो जिंदा था? वो मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा था। मैं फौरन से पीछे हट गई, दीवार के साथ लग गई। उससे डरने लगी। मैं पीछे हटने लगी उससे। कहने लगी कि तुम जिंदा हो? वो कहने लगा, हाँ मैं जिंदा हूँ, मुझे कौन मार सकता है? चलो ना, जाओ, जाकर अपना खूबसूरत चेहरा धोकर आओ। आज भी मेरी अलमारी में वो नाइटी पड़ी है, उसे पहन कर आओ। मेरे भाई ने तुमसे मेरे लिए शादी की थी ताकि तुम मेरे पास मेरे कमरे में रह सको। जाओ, उसे पहन कर आओ। मैंने कहा, मेरे पास मत आना अनुराग। अभिनव ने क्यों मुझसे झूठ बोला कि तुम मर गए हो? वो कहने लगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। इतनी मोहब्बत जो करता हूँ तुमसे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब चक्कर क्या था। एक तरफ तो अभिनव ने मुझे अनुराग की कब्र दिखाई थी, इस कमरे में मुझे यही बताया था कि वो मर चुका है, और अब जो सामने खड़ा था वो कौन था? वो मुस्कुराने लगा। इससे पहले कि वो मेरे पास आता, मैंने साइड टेबल पर रखा फूलदान अपने हाथ में पकड़ लिया। मैंने कहा, अगर तुम मेरे करीब आए मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। मेरे पास आने लगा तो मैंने वो फूलदान उसके सिर पर मारने की कोशिश की, लेकिन वो फूलदान हवा में घूमा था, क्योंकि वो सिर्फ मेरा ख्याल था, उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि अब वो गायब हो चुका था। पूरा कमरा खाली था, वहां कोई भी नहीं था। मैं डर गई। मेरे साथ अब अक्सर ही ऐसा होने लगा। मैं हर वक्त सिर्फ अनुराग के बारे में सोचने लगी और डरने लगी कि वो कहीं न कहीं से आ जाएगा, और फिर ऐसा ही होता। वो कभी बिस्तर पर बैठा मुस्कुरा रहा होता, कहने लगता, कब तक मुझसे दूर रहोगी? मेरे पास आ जाओ ना, मुझे वहां भी तुम्हारे बगैर चैन नहीं है। कभी कभी तो मैं उसकी बातें सुनकर अपनी दोनों उंगलियां कानों में ठूस लेती, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती कि जाओ यहाँ से, भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो हंसने लगता, कहने लगता, तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये तिल बड़ा खूबसूरत लगता है। उसकी ऐसी बातें सुन सुनकर मैं थक चुकी थी। कई दिन तक मैं अपना मुंह ही नहीं धोती थी। मेरे बाल बिल्कुल बिखर के रह गए थे। कई दिन बाद मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने गई, अपना चेहरा देखने लगी। मुझे अपने इस चेहरे से नफरत होने लगी थी। मेरे नाखून काफी बढ़ चुके थे। मैंने उन्हीं नाखूनों से अपना चेहरा नोचना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मेरा चेहरा तुम्हारी मोहब्बत का कारण बना था ना, तुम्हारे जुनून का कारण बना था, और तुम्हारी मौत का भी। मैं अपने इस चेहरे को ही बिगाड़ देती हूँ। मैंने बुरी तरह से अपने चेहरे को नोचना शुरू कर दिया। मेरे पूरे चेहरे से खून रिसने लगा। मैंने देखा तो अनुराग कमरे में नहीं था। वो कमरा खाली था। जीना ही नहीं चाहती थी, मर जाना चाहती थी। मैं उस कमरे में ऐसी कोई चीज ढूंढ रही थी जिससे खुद को खत्म कर सकूं। मैंने एक एक करके सारे ड्रेसिंग के दराज खोले, कोई कांच, कोई चाकू, कुछ भी मुझे नहीं मिल रहा था कि अचानक मेरी नजर एक ब्लेड पर पड़ी। मैंने वो निकाला और 1 सेकंड भी नहीं लगाया था। मैंने अपनी नस काट ली, लेकिन मौत पर शायद मेरा अधिकार नहीं था। जब मुझे होश आया तो मैं उसी बिस्तर पर लेटी हुई थी। हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, दूसरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। अभिनव मेरे सामने खड़ा था, मुझे देख रहा था। मुझे लगता था मैं मानसिक तौर पर पागल हो चुकी हूँ। कमरे में अभिनव के अलावा और कोई न था। मैं उठकर बैठ गई। वो फौरन से मेरे पास आ गया, कहने लगा, ये क्या बेवकूफ़ी की है तुमने? मैंने कहा, मुझे क्यों बचाया तुमने? मैं मर जाना चाहती हूँ। तुम्हारे भाई को मारा है ना मैंने, मुझे भी मर जाना चाहिए। मुझे भी उसी मिट्टी में जिंदा दफन कर दो ताकि तुम्हारे बदले की आग बुझ सके, क्योंकि इस कमरे में मैं रोज रोज मरती हूँ। ये कहकर मैंने अपने हाथ में लगी ड्रिप एक पल में नोच कर फेंकी, जिससे मेरे हाथ में जख्म हो गया, खून बहने लगा। अभिनव ने फौरन मेरा हाथ पकड़कर मेरी नस दबा दी, कहने लगा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा, हाँ, पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ।
ऐसा करो, मुझे मार डालो, भगवान के लिए मेरा गला घोंट दो, अपना बदला पूरा कर लो। मैं बार बार उससे अपना हाथ छुड़वा रही थी। उसका हाथ पकड़कर अपने गले पर रखकर दबाने लगी। वो बार बार अपना हाथ मेरे गले से पीछे कर रहा था। मेरे पागलपन को संभाल नहीं पा रहा था। मैं बिल्कुल बेकाबू होने लगी। एक पल भी बर्बाद किए बिना उसने मुझे अपने साथ लगा लिया, मुझे अपने साथ लगाकर भींच लिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, छोड़ो मुझे, मुझे मरना है। अनुराग मुझे जीने नहीं देता। मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था अभिनव। कभी उससे ये नहीं कहा था कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। उसे मेरे चेहरे से मोहब्बत हुई थी ना। देखो, मैंने अपना पूरा चेहरा भी बिगाड़ लिया है। उसे कहो मुझे छोड़कर चला जाए। वो रोज इस कमरे में आता है। वो मुझे पागल कर देगा। मैं रोज रोज की पीड़ा नहीं सह सकती। मुझे मार डालो अभिनव, या फिर मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो। ये कहते कहते मैं उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं दिल्ली के उस बंगले में नहीं थी, न ही अनुराग के कमरे में थी, बल्कि मैं जयपुर में थी और अभिनव के कमरे में थी। मैं उठकर बैठी तो वो सामने सोफे पर बैठा मुझे ही देख रहा था। फौरन से उठकर मेरे पास आ गया, कहने लगा, तुम ठीक हो? वो मेरे पास बैठकर बड़ी लगन से मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, वो कहाँ है? कहने लगा, कौन? मैंने कहा, अनुराग। मेरी बात सुनकर अभिनव ने मुझसे नजरें चुराई थीं। कहने लगा, सीमा, मुझे माफ कर दो। भाई की मोहब्बत में मैं इस कदर जुनून और पागल हो गया था कि तुम्हारे एहसासों को समझ ही नहीं सका। दरअसल मेरी माताजी अनुराग की मौत के बाद बहुत बीमार हो गईं। मैं उन्हें इलाज के लिए विदेश ले गया। वो इलाज के तहत थी। उन्हें वहां छोड़कर मैं हिंदुस्तान आता रहता था। तुम्हें हर बार तलाश करने की कोशिश करता था। एक बार जयपुर में तुम्हें रेस्तरां में देखा तो मेरे जख्म ताजे हो गए, इसलिए तुम्हारी बात सुने बिना ही तुम्हें सजाएं देने लगा। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे मेरी माताजी का फोन आया था। मैंने जब उन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो कहने लगी, अभिनव, ये तुमने क्या कर दिया? क्यों उस मासूम बच्ची के साथ ज्यादती कर रहे हो जो बिल्कुल बेकसूर है? उसने तो अनुराग को हमेशा अपना छोटा भाई समझा था। उसे बहुत समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो खुद ही समझना नहीं चाहता था। वो लड़की तो इसीलिए दूर चली गई थी कि शायद उसके दूर जाने से अनुराग समझ जाएगा, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना। गलती पर अनुराग था, तुम नहीं। माताजी की बात सुनकर मैं रोने लगी। वो मुझसे माफी मांगने लगा, कहने लगा, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। फिर मेरे जख्मी चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया, कहने लगा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मुझे सजा दो, खुद को नहीं। मैंने उसके हाथ पीछे किए। मैंने कहा, मुझे यहां से जाने दो, आजाद कर दो मुझे। मेरी बात सुनकर कहने लगा, नहीं सीमा, तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी बीवी बनकर। तुम्हारे हर दुख का मैं बदला करने को तैयार हूं। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मियाँ बीवी का रिश्ता विश्वास और मोहब्बत का होता है, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं था। अगर होता तो मेरी बात सुनते। तुम्हारी माँ ने कहा तो तुम्हें विश्वास आ गया, वरना मेरी बात पर कभी नहीं आता। वैसे भी तुमने बदले के लिए मुझसे शादी की थी, बदला तुम मुझसे ले चुके हो। अब मेरी जान छोड़ दो। उसने मेरे सूजे हुए चेहरे को देखा, फिर ठंडी आह भरने लगा। कहने लगा, ठीक है, तुम यही चाहती हो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। तुम कुछ माह देख लो। अगर कुछ माह में अपने दिल में मेरे लिए कोई नरमी आए तो मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, और अगर तलाक लेना चाहो तो भी बता देना। मैं वापस जयपुर आ गई। उसी होटल में काम करने लगी। 5 साल बीत गए। अभिनव ने मुझसे दोबारा संपर्क नहीं किया। बहुत बार चाहा कि उससे तलाक ले लूं, लेकिन न जाने क्यों ले नहीं पाई। एक बार रेस्तरां से वापस अपने होटल जा रही थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी, सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं। मैं तेज तेज कदम बढ़ाते हुए वहां से गुजर रही थी जब एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। उस गाड़ी में 3 लड़के थे जो गाड़ी से उतरकर मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाने लगे। जब एक और गाड़ी मेरे पास खड़ी हुई, बहुत गुस्से से अभिनव उस गाड़ी से नीचे उतरा। उसे देखकर मैं फौरन से अभिनव के पास चली गई। मैंने कहा, अभिनव प्लीज मुझे इनसे बचा लो। अभिनव ने उन लड़कों को मारना शुरू किया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करने की। वो लड़के वहां से चले गए। अभिनव मेरे पास आ गया, कहने लगा, आज के बाद तुम रेस्तरां में काम नहीं करोगे, तुम्हें महीने का खर्च मैं भेज दूंगा। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, तुम बीवी हो मेरी। मैंने कहा, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए, आप जब चाहें मुझे छोड़ सकते हैं। कहने लगा, सीमा, 5 साल की सजा क्या काफी नहीं है? कब तक आजमाओगी? इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लहजा भी नम था, जैसे अपने आंसू जब्त कर रहा हो। बेबसी उसके लहजे में दिखाई दे रही थी। कहने लगा, 5 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, परछाई की तरह से तुम्हारे पीछे रहता हूं, तुम्हें बताए बगैर तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूं। मुझे अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। कहने लगा, कहो तो फिर से माफी मांग लेता हूं। लेकिन मैं बिना कोई जवाब दिए वापस जाने लगी, लेकिन वो मेरे सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, आज ऐसे जाने नहीं दूंगा, फैसला करके जाओ, बताओ क्या चाहती हो तुम? मैंने नजरें चुराकर कहा, तला। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। कहने लगा, मेरी आंखों में आंखें डालकर मांगो मुझसे तलाक।
भगवान की कसम, अभी दे दूंगा, और अगर ना मांग सकी तो फिर तुम्हें मेरे साथ मेरे घर जाना होगा, मेरी बीवी बनकर रहना होगा। मैं उसकी आंखों में देखकर शायद ये कह ही नहीं सकती थी, क्योंकि न चाहते हुए भी अभिनव से मोहब्बत कर बैठी थी। अभी तक उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी, वरना तलाक मांगकर उससे पीछा छुड़वा लेती। लेकिन उसका नाम और रिश्ता मुझे अपना रक्षक लगता था। मैंने उसकी आंखों में देखा, जहां सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत थी, मुझे छोड़ने का डर था। आंखें नम थीं, आंखों में विनती थी, दर्द था, तड़प थी। उसकी आंखों ने मेरे अंदर एक तूफान मचाया था। दिल बेचैन हो उठा था। मैंने आंखें बंद की, झिझकते हुए कहा, अभिनव, मुझे। वो कहने लगा, आंखें, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो सीमा, हक से मांगो जो मांगना है। मैंने आंखें खोलकर उसकी आंखों में देखा। मेरे होंठ थरथराने लगे, आंसू बहने लगे, आंखें उसकी भी बह रही थीं। तलाक का शब्द चाहकर भी मैं अदा नहीं कर पा रही थी, इसलिए फूट फूट कर रोने लगी। अगले ही पल उसने मुझे बाजू से खींचकर अपने घेरे में लिया, अपने साथ लगाकर भींच लिया। कहने लगा, जानता था तुम इससे ज्यादा सजा मुझे नहीं दोगी सीमा। आई लव यू। पहले का तो पता नहीं, लेकिन इन 5 सालों में तुम्हें बहुत चाहा है मैंने। अब भूल जाओ सब कुछ, हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं, पिछला सब कुछ भुलाकर। मैं उसके सीने से लगे रोए जा रही थी, क्योंकि थक चुकी थी, सजाएं भुगत कर और सजाएं देकर भी। अब अकेले रहना भी नहीं चाहती थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।